जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मई का जो करंट अफेयर्स है उसमें लगभग 20 सवाल हम लोगों ने देखे थे। करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से आप लोग करंट अफेयर्स मई का हो या फिर अभी तक जुलाई, अगस्त, ये सारे करंट अफेयर्स वहाँ अपलोड हो चुके हैं। इंडेक्स अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक का अपलोड हो चुका है। जून महीने का भी वहाँ पे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। अब मई का जैसे ही करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट होगा, फिर हम अप्रैल के जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं वो देखेंगे। फिर भी कुछ टॉपिक अगर मई में रह गए होंगे तो वो अप्रैल में ही आपका साथ में जोड़ के उसमें आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में मिल जाएगा। फिर हम लोग जल्दी जल्दी जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों भी देखेंगे। तो जैसे जैसे अब हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं करंट अफेयर्स में, वैसे वैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े थोड़े कम होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। तो इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा अगस्त के महीने का, सितंबर जो भी चल रहा है इसमें देखने को मिलेगा, जुलाई में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पिछले 3 महीने होंगे यूपी पीसीएस के हिसाब से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उसके पीछे का जो 3 महीना है, अप्रैल, मई, जून, इसमें भी आपको ठीक ठाक इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेंगे। फिर जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे वैसे वैसे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी पे हमारा फोकस होगा। एक बार जनवरी तक करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों को आगे का बताएंगे कि कैसे क्या देखना है बचे हुए टाइम में। तो आप लोग देखिए, जो भी लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनका फीडबैक मिलता रहता है, तो अच्छा लगता है कि उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ करंट अफेयर्स में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है सुन के। तो आप लोग भी रेगुलर देखिए, जो भी करंट अफेयर प्लेलिस्ट है उसको देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक हैं। सबसे पहला सवाल है, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम सेलिब्रेट करते हैं। कौन से दिन सेलिब्रेट करते हैं आपको ये बताना है। यानी प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 22 मई। तो 22 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, ये जो करंट का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो थीम है वो तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट का सवाल बनता है उसमें आपको एक तरफ 4 दिन के नाम दे देंगे और उसके सामने मैच कराने को बोलेंगे, या कहेंगे कौन सा गलत सुमेलित है कि दिन और उसके सामने कब हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो करंट दिख रहा है ये स्टैटिक भी हो जाता है कभी कभी। अब आपको यहाँ 2 चीज़ ध्यान रखना है। 22 मई का ही दिन क्यों चुना गया? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है बायोडाइवर्सिटी का, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम जो मनाते हैं 22 मई को, इस दिन 1992 में 22 मई के ही दिन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है CBD, उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, अपनाया था। यानी 22 मई 1992 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन के पाठ को हमने अपनाया था, और उसी को याद दिलाने के लिए 22 मई को हर साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इस साल का अगर आपसे थीम पूछ देगा तो थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी योजना का हिस्सा बने। तो बी पार्ट ऑफ द प्लान हो सकता है हूबहू इंग्लिश का हिंदी लिख दें, तो इसीलिए इंग्लिश आप लोगों को साथ में देते हैं कि मान लीजिए कभी कभी वो थीम उठा के हूबहू इंग्लिश का ही हिंदी में लिख देंगे, बी पार्ट ऑफ द प्लान, यही कभी आ जाएगा। तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। अगर वो इंग्लिश का अनुवाद करके हिंदी में देते हैं तो योजना का हिस्सा बने, इस तरीके का आपको विषय देखने को या थीम देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, हाल ही में कौन से इंडियन स्पिरिचुअल गुरु यानी भारतीय आध्यात्मिक गुरु कौन हैं जिन्हें पहला स्टैम्प रिसीव हुआ है श्रीलंका की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर 200 साल पूरे हुए हैं। जो भारतीय मूल के तमिल वहाँ पर रहते हैं, उनके 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक डाक टिकट जारी किया। उस पहले स्टैम्प को या टिकट को पाने वाले भारतीय आध्यात्मिक गुरु कौन है, ये सवाल है। यानी हाल ही में किस भारतीय आध्यात्मिक गुरु को पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ जो श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया था? गौर गोपाल दास जी, श्री श्री रविशंकर जी, बाबा रामदेव या फिर सदगुरु जी, ये ऐसे हैं नाम 4। तो आप इमेज में भी देख सकते हैं ये कौन है, श्री श्री रविशंकर जी हैं, और आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्री श्री रविशंकर। ठीक है, तो जो श्री श्री रविशंकर हैं उनको पहला स्टैम्प दिया गया श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर 200 साल पूरे हो गए। भारतीय मूल जो तमिल के लोग हैं, जो भारतीय मूल के तमिलियन लोग हैं वहाँ पर रहते हैं श्रीलंका में, उनके 200 वर्ष पूरे हो गए। उसी उपलक्ष्य में पहला डाक टिकट जारी किया गया और उसको भारतीय आध्यात्मिक गुरु
श्री रविशंकर ने रिसीव किया। देखिए ये भी सवाल पूछ देता है कभी कभी इस तरह का, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाल ही में दुनिया के पहले 6G 5G अभी हम यूज़ कर रहे हैं, 6G प्रोटोटाइप डिवाइस का अनावरण किया गया जो 5G से 20 गुना तेज है। आपको बताना है कि किस देश में इसका अनावरण किया गया है, यानी विच कंट्री रिसेंटली अनवेल्ड द कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G प्रोटोटाइप डिवाइस जो कि 20 गुना तेज है 5G से। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सिंगापुर, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जापान में 6G प्रोटोटाइप डिवाइस को हाल ही में बनाया गया है और ये देखा गया है कि वो 5G से 20 गुना तेज चल सकता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। जापान का एक टेलीकॉम जायंट है, टेलीकॉम कंपनी है बहुत बड़ी, डोकोमो, फिर एक NEC कॉरपोरेशन, एक एनटीटी कॉरपोरेशन और फुजित्सु, इन सभी ने मिलकर इस 6G प्रोटोटाइप डिवाइस को तैयार किया है और 11 अप्रैल को इसका टेस्टिंग भी किया गया था। इससे ये माना जा रहा है कि अब 6G जो टेक्नोलॉजी है 5G के बाद जो 6G की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें ये बहुत बड़ा एक योगदान देगा अपना और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हाल ही में कौन सा ऐसा देश है आधुनिक इतिहास का ये पहला देश बन चुका है जिसने अपने सारे ग्लेशियर को खो दिया है? यानी हाल ही में आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, वेनेजुला, कोलंबिया, अर्जेंटीना और मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। वेनेजुला अभी तक के अपने जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उसमें पहला देश बन चुका है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स को खो दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर यहाँ पर हम मैप पे भी फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वेनेजुला और उसके बगल में आता है कोलंबिया, और ये देखिए ये इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा, इस पर भी सवाल आ जाता है कि कौन कौन से देश से ये पास कर रहा है। तो एक तो आपको ब्राज़ील दिख रहा है, एक आपको कोलंबिया का कुछ हिस्सा दिख रहा है, एक इक्वाडोर है। कोलंबिया एकमात्र ऐसा दक्षिण अमेरिका का देश है जो कि 2 महासागरों को टच करता है, उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अटलांटिक ओशियन, और इस तरफ आपका हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, दोनों को टच करता है, पैसिफिक और अटलांटिक दोनों को। ये कुछ पॉइंट्स से देख लीजिएगा। और हाँ, एटलस में अब आप जाके, आज जैसे अब ये सवाल आया है तो एटलस में जाके आप एक बार दक्षिण अमेरिका को ज़रूर देख लीजिएगा। फिर जब हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ दिनों के बाद तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वेनेजुला का जो आखिरी ग्लेशियर था, आपसे ये पूछ सकता है नाम, उसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर। अब ये 2 हेक्टेयर से भी कम साइज का हो चुका है, इसीलिए इसको अब आइस फील्ड का नाम दे दिया गया है। अब ये बर्फ़ का क्षेत्र रह चुका है, अपने आप में ग्लेशियर नहीं है। और जब ये ग्लेशियर था तो ये 450 हेक्टेयर में फैला हुआ था, अब ये मात्र 2 हेक्टेयर से भी कम में रह चुका है, यानी कि आधे % एरिया में अब ये हो चुका है मौजूद। हाल ही में कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है? शिपयार्ड मतलब जहाँ पर आपकी जहाज़ें बनाई जाती हैं, मेंटेनेंस होता है, उसे हम शिपयार्ड बोलते हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर, ये जो सरकारी क्षेत्र का, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के अंडर का शिपयार्ड है, इसने अपने 250 साल पूरे कर लिए। 250वां वर्षगांठ हाल ही में मनाया है 14 मई 2024 को। इसका नाम क्या है? तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, इसका नाम है मझगांव डॉक लिमिटेड, और ये कहाँ पर है? मुंबई स्थित है। इसने अपना हाल ही में 250वां वर्षगांठ मनाया है। तो बात करें मझगांव का, तो देखिए ये जो मझगांव शिपयार्ड है ये 1774 में इसको बनाया गया था, ये मुंबई में स्थित है। जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधार अरामने जी, उन्होंने 250 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया इस उपलक्ष्य में, क्योंकि 250वीं वर्षगांठ थी मझगांव डॉक लिमिटेड की। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है फिस्कल ईयर 2023-24 में? यानी वित्त वर्ष 24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चाइना, USA, सऊदी अरेबिया और जापान। तो ये फिर से 2 या 3 सालों के बाद बनकर आया है सामने चाइना। चाइना बहुत दिन से US के नीचे 2nd नंबर पे चल रहा था। तो भारत जो है पिछले वित्त वर्ष में 2023-24 में $100 बिलियन से भी ज़्यादा इंपोर्ट यानी आयात चाइना से किया है भारत ने। और इसके बाद से जो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय जो व्यापार चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, और कुछ मार्जिन से US दूसरे नंबर पर पहुंच गया और चाइना पहले नंबर पर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यानी व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है वित्त वर्ष 2023-24 में। इसको ध्यान रखिएगा।
तो अगर यहाँ पर डिटेल हम देखें तो 2023-24 में चाइना और भारत ने लगभग 118.4 बिलियन डॉलर यानी कि 118.4 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच में हुआ, जिसमें 100 बिलियन डॉलर यानी 100 अरब डॉलर से ज़्यादा तो हम चाइना से आयात कर रहे हैं, और मात्र 18 या 18.5 बिलियन डॉलर यानी कि 18 या 18.5 अरब डॉलर का हम एक्सपोर्ट या निर्यात कर रहे हैं चाइना को। तो आप देख लीजिए कितना अंतर है, 5 गुने से ज़्यादा का अंतर है। और यूएस और इंडिया के बीच में 118.28 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, तो कुछ ही अंक से चाइना फर्स्ट आ गया। तो यही सब बातें इसमें की गई हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला सवाल है, कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है यानी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने अनाउंस किया है कि वो पहला रेलवे सिस्टम मून पर स्थापित करेगा? नासा, इसरो ने किया है, जाक्सा ने किया या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है? तो ये अनाउंसमेंट करने वाला स्पेस एजेंसी कौन है? तो ये अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। तो हाल ही में नासा ने ये घोषणा किया है कि वो चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की योजना को अपनाने जा रहा है। इसमें देखिए जो डिटेल है वो आपको ये ध्यान रखना है कि नासा ने जो बोला है कि वो पहला रेलवे सिस्टम बनाएगा चंद्रमा पे, उसका नाम होगा फ्लेक्सिबल लेविएशन ऑन अ ट्रैक सिस्टम यानी फ्लोट सिस्टम। जाहिर सी बात है वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आपको इस तरह की कोई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। इसको फ्लोट प्रणाली का नाम दिया जा रहा है, फ्लेक्सिबल लेविएशन ऑन द ट्रैक। टेक्नोलॉजी में अभी आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपसे इसके बारे में बहुत कम चांस है कि फ्लोट सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। आमतौर पर ये यूपीएससी में पूछा जाता है, हालांकि बीपीएससी देना है तो इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ये जो सिस्टम है, ये जो रेलवे सिस्टम मून पे स्थापित करेगा नासा, इसका एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है आर्टिमिस प्रोग्राम। यानी ये आपका आर्टिमिस कार्यक्रम है, किसका? नासा का। चंद्रमा पे दोबारा जाने के लिए फिर से नासा ने आर्टिमिस प्रोग्राम का नाम बारे में बताया है, घोषणा किया है कि आर्टिमिस प्रोग्राम के तहत नासा फिर से वहाँ पर इंसानों को चंद्रमा पर भेजेगा। तो अगर ऐसा होता है तो 1972 के बाद चंद्रमा पर फिर से नासा की तरफ से लोग भेजे जाएंगे। तो एस्ट्रोनॉट्स जो है वापस वो मून पर जाएंगे 1972 के बाद, क्योंकि 1972 के बाद से अभी तक मून पे एस्ट्रोनॉट्स नहीं गए हैं। इदाशीशा नोंगरेंग जी हाल ही में कौन से राज्य की पहली महिला पुलिस चीफ यानी कि पहली महिला डीजीपी बनी है? आपको ये बताना है। इदाशीशा नोंगरेंग जी किस राज्य की पहली महिला पुलिस प्रमुख बनी है? ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी पहली महिला डीजीपी बनी है यानी महिला पुलिस चीफ बनी है। तो ये जो स्टेट है वो आपका है मेघालय, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये इदाशीशा नोंगरेंग जी हैं जिनको आप इमेज में देख सकते हैं। तो इदाशीशा नोंगरेंग जो हैं वो 1992 की आसाम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, क्योंकि वहाँ पर जॉइंट कैडर मिलता है, दो राज्यों का एक साथ कैडर मिलता है। आसाम मेघालय कैडर होता है, एएम कैडर भी बोलते हैं आईपीएस सर्कल में से। तो ये खासी कम्युनिटी की हैं, आपको ये ध्यान रखना है। हो सकता है इतना डिटेल ना पूछे लेकिन पूछ भी दे, आजकल कुछ पता नहीं है, दो स्टेटमेंट के सवाल आते हैं। तो गारो, खासी और जैंतिया, JKJ, गोरखपुर जंक्शन का जो शायद कोड भी यही है JKJ या इस तरह से ही कुछ होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों लोग, तीनों जो कम्युनिटी हैं, समुदाय हैं, ये मेघालय में पाए जाते हैं, ये लोग वहाँ रहते हैं। तो ये खासी कम्युनिटी की वहाँ पर ये हैं, बिलोंग करती हैं, और ये 1992 के असम मेघालय कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। हाल ही में किस देश ने सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी में फाइनल में पाकिस्तान को 4-1 से मात देकर अपना पहला सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी को जीता? यानी किस देश ने फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी जीती? ये आपको बताना है। इमेज में भी आप देख सकते हैं वो देश कौन सा है, तो वो देश है B, जापान। और अभी हम लोगों ने जापान के बारे में क्या पढ़ा था कि ये पहला वो कि अभी 6G के ऊपर भी जो प्रोटोटाइप बना हुआ है वो भी बनाने वाला पहला देश जापान है। और अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता, और ये 30वां सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी है। हो सकता है आपको अगले स्टेटमेंट में 50वां लिख दें, 25वां लिख दें, 75वां लिख दें, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये 30वां सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप टूर्नामेंट था। फाइनल में पाकिस्तान को हराया। भारत का नाम देगा कि भारत को हरा के जापान ये जीता, तो भी गलत है। तो ये कुछ बातें इनका ध्यान रखिएगा आप लोग।
और एक चीज़ और, अब ये डेट याद रखिए और फिर हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि क्यों आप लोगों को ये बताए हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, जब ये मैच हुआ तो कौन सा दिन था, 11 मई 2024। अब ये 11 मई याद रखिएगा। अब यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। किस बॉलर ने इतिहास रच दिया भारत का पहला बॉलर बनकर जिसने 350 T20 विकेट्स लिए हैं? वो कौन सा गेंदबाज है जिन्होंने 350 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बनने का इतिहास रचा है? इमेज में भी आप देख सकते हैं, तो ही इज़ नन अदर देन यजुवेंद्र चहल। और ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, ये राजस्थान की तरफ से ये खेलते हैं। अब हुआ क्या कि 2024 के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का जो मैच हुआ था दिल्ली में, तो उसमें 350वां जो इनका शिकार थे वो दिल्ली कैपिटल के जो कैप्टन हैं ऋषभ पंत, वो इन्होंने उनका विकेट लिया था। ऋषभ पंत का विकेट लेकर 350 विकेट उन्हीं का था ये। तो अब आपको जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट जीतने, अपना पहला जो सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट है जापान ने जीता, वो 11 मई 2024 को जीता था। अब वो डेट देखिए आपको कैसे याद हो जाएगा। यहाँ सवाल देखिए, हर साल भारत नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है क्योंकि 1998 में पोखरण जो कि राजस्थान में है, वहाँ हमने सक्सेसफुली, बिल्कुल सफल तरीके से परमाणु परीक्षण किया था, यानी कि सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में 1998 में। तो आपको बताना है कि फिर हम हर साल उस दिन की स्मृति में नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। अब आपको ये बताना है वो दिन कौन सा है, 7 मई, 11 मई, 15 मई या 22 मई। तो वो दिन है 11 मई जो हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ से आपको वो डेट नहीं भूल पाएंगे। एक साथ एक डेट याद करने पे दो दो चीज़ें आपको याद आएंगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको देखना है, बहुत ज़रूरी है। पहली बात हम थीम देखते हैं जो कि हर साल आता है। तो इस बार का थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। अब दूसरी चीज़, ये भारत का दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट था जिसका कोड नाम, जो पहला आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था, वो हुआ था 1974 में मई में ही। तो 1974 में इंदिरा जी के टाइम हुआ था। उसका कोड नेम जो था, या उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, वो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। और फिर उसके बाद 1998 में, यानी लगभग 24 सालों के बाद दोबारा जब हमने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, तो वो 11 मई का दिन था। और उसका जो कोड नेम रखा गया था वो ऑपरेशन शक्ति था, याद रखिएगा। भूल के भी दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से मत याद रख लीजिएगा। इसमें जो सबसे खास बात यह है कि इसमें एक फ्यूजन बम और 2 फिजन बम को फोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्यूजन और फिजन दोनों ही तरह के बम को यूज़ किया गया था। अगला सवाल, हाल ही में जो रिसर्चर्स हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज की है कौन से देश के खाड़ी में, जिसका नाम है टामजा ब्लू होल, TJBH। यानी हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश की खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की जिसका नाम तामजा ब्लू होल है। तो ये देश कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मैक्सिको या कनाडा? तो ये देश है आपका सी, मैक्सिको। अब ये जो ब्लू होल का कॉन्सेप्ट है, ये मेंस में पूछा जा सकता है, कैसे बनता है, आइस एज तब था, उसके बाद जो अंडरग्राउंड हमारा समुद्र के नीचे जो गुफा बनती है, उस गुफा के बाद जब आइस एज पिघला तो वहाँ से वो कैसे गड्ढा छोड़ा, ये सब जो मैकेनिज्म है, चीज़ें समझने वाली हैं, वो मेन से पूछी जा सकती हैं। फिलहाल आप प्रीलिम्स के लिए इतना भी अगर याद रखते हैं कि कौन से देश की खाड़ी में सबसे गहरा ये ब्लू होल देखने को मिला, तो आपका काम हो जाएगा। एक और चीज़, ये जो ब्लू होल है, अभी तक इसको दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल माना जा रहा था, लेकिन इसकी जब फिर से इसकी गहराई को मापा गया तो देखिए एक मतलब एक आंकड़ा है, एक अंक है जो आपको हमेशा याद रहता है, 420। तो याद रखिएगा कि इसकी गहराई 420 मीटर नापी गई और फिर पता चला कि नहीं, कि दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल नहीं है, बल्कि यही दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है। उसके बाद इसको डिक्लेयर कर दिया गया। ये छोटी सी चीज़ है, बस इसको ध्यान रखिएगा। बाकी नाम आप लोग देख चुके हैं क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अभी हाल ही में देखिए, इस तरह का सवाल पिछले साल भी पूछा गया था, इसलिए इस तरह के सवालों को करना ज़रूरी है। हाल ही में एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2 जो कि 3 दिवसीय जॉइंट एक्सरसाइज था इंडियन आर्मी के खड़गा कॉर्प्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, वो किस राज्य में आयोजित किया गया मई 2024 में। यानी अभ्यास, जो युद्धाभ्यास है गगन स्ट्राइक 2, वो भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना के बीच 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास था, जो कि मई 2024 में किस राज्य में हुआ था आपको बताना है। राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात। तो ये हुआ था सी, पंजाब में, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क यानी संविधान पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ये संविधान पार्क को आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर पार्क है, इमेज में ज़रूर सर्च करके देखिएगा नेट पर। मुंबई में, पुणे में, नागपुर में या जबलपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुणे में भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो संविधान पार्क है, इसको एक साथ 2 लोगों ने मिल के डेवलप किया है। एक तो अपनी इंडियन आर्मी है और दूसरा पुनीत बलान ग्रुप है। इन इंडियन आर्मी और पुनीत बलान ग्रुप दोनों ही ग्रुप ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को डेवलप किया है पुणे में। और ये जो पार्क है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? सदर्न कमांड के जो जीओसी थे, लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडियन आर्मी और पुनीत बलान ग्रुप ने मिलकर इसको किया था, क्योंकि क्या होता है कि वो क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में वो आपसे ऐसे खेल सकते हैं कि इंडियन आर्मी और डीआरडीओ ने मिलकर इसको तैयार किया, या फिर इंडियन आर्मी और टाटा ग्रुप ने मिलकर इसको तैयार किया, या फिर डीआरडीओ और टाटा ग्रुप ने मिलकर इसको तैयार किया। इस तरह का कुछ ट्विस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है सिर्फ 2 चीज़ की, भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी और पुनीत बलान ग्रुप, बस इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर, इसी 2 संगठनों ने मिलकर इस पहले संविधान पार्क को बनाया है पुणे में, इसका उद्घाटन किया है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर वो चाहे जो भी नाम देते रह जाएं। हाल ही में भारत का पहला कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया है इंडिजिनियसली, यानी अपने देश ने, हमारे देश ने खुद, साइंटिस्ट ने इसको तैयार किया है। इसका नाम क्या आपको बताना है। ये 4 नाम आपके सामने दिया हुआ है। यानी भारत के पहले कॉम्बैट का मतलब ये हो गया कि जब भी लड़ाई के लिए ज़रूरत होगी, देखिए एक कभी कभी अनकॉम्बैट होता है, नॉन कॉम्बैट होता है। नॉन कॉम्बैट में क्या होता है कि आप ड्रोन जैसा उड़ा रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप नहीं भेज रहे हैं प्लेन में, छोटी सी प्लेन है, आप उसको भेज रहे हैं और वो आपको ड्रोन का काम कर रहा है, वो देख रहा है कि कहाँ मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें, जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा। ये लड़ाई के लिए यूज़ होगा। इसमें आप हथियार भरेंगे, मिसाइल भरेंगे, जो भरना है, काफ़ी कुछ इसमें हथियार डालेंगे। अब ये लड़ाई के लिए यूज़ होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से मिसाइल दाग देगा, कभी गन चला देगा। इसका मतलब होता है कि लड़ाकू चीज़ आप तैयार कर रहे हैं। तो भारत का जो पहला लड़ाकू मानव रहित विमान है, इसका नाम क्या है, जिसे हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इसका उद्घाटन, इसको जो सामने पब्लिक के दिखाया गया था, ये बेंगलुरु में दिखाया गया था। तो कभी इस तरह का सवाल आए कि इसे नई दिल्ली में दिखाया गया था, इसका जो उद्घाटन था वो मुंबई में हुआ था, तो इस तरह का कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, बेंगलुरु सही आंसर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसका नाम जो है वो है FWD-200B, यानी FWD-200B इसका नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये इमेज में आप इसको देख सकते हैं, जो अपना लड़ाकू मानव रहित ये विमान बनाया गया है। तो अगर आप बात करेंगे तो ये मीडियम ऑल्टीट्यूड तक जाएगा, 15,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ेगा। और ये लॉन्ग इंड्योरेंस, तो इसलिए देखिए इसका नाम क्या है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, इसलिए MALE इसका नाम है। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। FWD-200B में काफ़ी तरह के इसमें पेलोड रखे जाएंगे। पेलोड मतलब वही जैसे रॉकेट पेलोड उठाता है सैटेलाइट के रूप में, ठीक उसी तरीके से ये हथियार जो इसमें आप डालेंगे वही उसका पेलोड हो जाएगा। हाल ही में जारी किए गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के तहत 180 देशों में भारत की क्या रैंक है आपको बतानी है। यानी हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार 180 देशों में भारत का क्या स्थान रहा है। तो जो हम लोगों ने इंडेक्स वाला वीडियो देखा था उसमें भी इसको देखा था, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें भारत का रैंक था 159वां। तो भारत 159वां रैंक पाया था 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जिसको पब्लिश किया गया था एनुअली बाई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। हर साल इसको आयोजित किया जाता है। पिछले साल भारत की रैंक थी 161, यानी 2 रैंक हमने इम्प्रूव की। और इस बार जो है वो नॉर्वे ने टॉप किया है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो यही एक पोस्टर के साथ आया हुआ था, ये चीज़ें छप जाती हैं दिमाग में, इसलिए इसको देखिएगा।
भारत का 159वां रैंक था 180 देशों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और यहाँ पे पाकिस्तान का दिया हुआ है कि वो 152वें स्थान पर था और श्रीलंका 150वें स्थान पर था। हर साल, अब देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जब बात हो गई, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात हो गई, तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी एवरी ईयर ऑन विच डेट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड। 1 मई, 3 मई, 10 मई या 15 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 मई को हम लोग हर साल प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। थीम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो थीम है ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंट क्राइसिस, ये इसका थीम या विषय था। हर साल हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। देखिए मई का करंट अफेयर्स कभी भी आप देखेंगे तो वो इंटरनेशनल लेबर डे के बिना अधूरा दिखेगा। उसका कारण यही है क्योंकि जो पहला दिन होता है मई का, उसे हम मे डे भी बोलते हैं, मई दिवस भी मनाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स का डे होता है, इंटरनेशनल लेबर डे होता है। इसमें हम जो मज़दूर हैं उनका जो योगदान है निर्माण कार्यों में, और जो भी समाज में उनका जो निर्माण कार्य या समाज में जो भी मज़दूरों का एक योगदान है, उस योगदान को हाईलाइट करने के लिए, पब्लिक के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हम हर साल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। और अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या है? द थीम फॉर इंटरनेशनल लेबर डे इज़ टू इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का विषय जलवायु परिवर्तन की स्थिति में कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। बहुत अच्छा थीम है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी में और गर्मी हो रही है, कभी कभी बारिश नहीं हो रही है तो उमस का सामना करना पड़ता है। उसमें जो मज़दूर लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, लोगों का घर बनाने के लिए या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ तो पहले सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि वो स्वस्थ हों। और दूसरी चीज़, जलवायु परिवर्तन का मतलब सिर्फ गर्मी या सूखा पड़ना नहीं होता है, बल्कि बाढ़ की स्थिति हो सकती है। कहीं वो पुल का निर्माण कर रहे होंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाले जगह पे, जैसे जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर कोई भूस्खलन ना हो जाए, या फिर वहाँ पर जंगल में आग लगी हो, पेड़ हट गए हो, बारिश तेज़ हुई हो, ज़रूरत से अधिक बारिश हो गई जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। तो उनके स्वास्थ्य की भी हमें देखभाल करनी है, रक्षा करनी है, उनके कार्य स्थल की भी रक्षा करनी है और उनके स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करना है। तो ये बहुत अच्छा थीम इस बार का रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से मई का अपना जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। अप्रैल का अब हम लोग देखना शुरू करेंगे। एग्जामिनेशन में देखिए उससे कोई मतलब नहीं कि आपने मई का करंट अफेयर अप्रैल में पढ़ लिया। ये तो अपने कन्वीनियंस, सुविधा के अनुसार हम लोग उसको किसी भी महीने में रख देते हैं। एग्जामिनेशन में तो आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा, अगर आपने क्वेश्चन सही कर लिया तो बस आपका मकसद वही है कि बस अपनी तैयारी उस स्तर की होनी चाहिए। 1-2 क्वेश्चंस जो पिछला हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें कुछ डाउट था, तो वो अगले वीडियो में आप लोगों के लिए पहले चर्चा कर देंगे और उसके बाद हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर्स आगे बढ़ाएंगे। जो PYQ एक्सप्रेस अपनी चलेगी, अब अधिकतर वही आपको वीडियो मिलेंगे और बीच बीच में मैप भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो अब एग्जामिनेशन तक हम लोग क्या क्या देखेंगे? PYQ एक्सप्रेस के नाम पे हम लोग लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम ईयर को कवर करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे। देखिए उन सवालों को नहीं उठाया जाएगा इसमें जो आप लोग बिल्कुल कर ले जाएंगे, उससे बहुत अच्छे अच्छे स्तर के सवाल आप लोग आराम से कर लेते हैं, तो इसीलिए वैसे सवाल नहीं लिए जाएंगे। या जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है अब उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं, तो वो आपको करंट अफेयर्स में मिल ही रहा है। बाकी PYQ एक्सप्रेस में हम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा होगा। और मैप जो चल रहा है, मैप सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। ये 2 सीरीज़ अब हम लोग पूरा एग्जामिनेशन तक देखेंगे, न केवल UP-PCS तक बल्कि RO तक। और BPSC का भी जल्द आप लोगों को करंट अफेयर, BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, वो सब भी मिलेगा। चाहे आप BPSC दे रहे हो चाहे ना दे रहे हो, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको RO और UP-PCS दोनों में उसका फ़ायदा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।